Good morning, students. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School and I will teach you EVS in class 4th। बच्चों, एक बार फिर से आपका मेरी क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम आपकी EVS की बुक से चैप्टर नंबर 18 वाटर एज अ नेचुरल रिसोर्स इस चैप्टर के डिफिकल्ट वर्ड्स और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। पिछली क्लास में हमने इस चैप्टर की रीडिंग पूरी कर ली थी, हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया था। तो इस चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जो वाटर होता है वो एक क्या है, जो जल है वो एक प्राकृतिक संसाधन है, यानी नेचर ने हमें जल को दिया है किसके रूप में, एज अ नेचुरल रिसोर्स। तो जो जल होता है वो सभी के लिए क्या है, जरूरी होता है, सभी जीवित प्राणियों के लिए ये बहुत जरूरी होता है। और ये कहाँ कहाँ पर मौजूद होता है, फूलों में, फलों में, सब्जियों में, पत्तियों में, जानवर और हमारी बॉडी में, हवा में, यहाँ तक कि हमारी सांस में भी पानी मौजूद होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि जो धरती की सतह है उसका थर्ड फोर्थ जो हिस्सा है, ठीक है, 3/4 जो भाग है यानी 75% जो पार्ट है वो किससे ढका हुआ है, पानी से ढका हुआ है। ठीक है, और ये पानी कहाँ कहाँ पर होता है, झीलों में, तालाब में, धाराओं में और कुओं के अंदर, नदियों में, समुद्रों में और महासागरों में। पर ये पानी कहाँ से आता है उसके बारे में हमने पता लगाया था कि पानी का सोर्स क्या है, स्रोत क्या है पानी का। तो पानी हमें रेन से मिलता है यानी बरसात से मिलता है। अंडरग्राउंड वाटर यानी जब बरसात होती है तो कुछ हिस्सा पानी का, कुछ भाग जो है जमीन के नीचे चला जाता है और इस पानी को, जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, उसको हम कुएं की मदद से, हैंड पंप और ट्यूबवेल की मदद से बाहर निकालते हैं। फिर हमने पढ़ा था सरफेस वाटर। सरफेस वाटर यानी सतही जल। ठीक है, सतही जल यानी जैसे कि नदियों के अंदर और तालाब के अंदर, समुद्रों और महासागर के अंदर जो पानी होता है, झीलों के अंदर, उसे हम सतही जल कहते हैं। ठीक है, इसको निकालने के लिए कुछ ज्यादा अपन को हेडपंप वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, हम ऐसे भी भर सकते हैं इस पानी को। ठीक है, तो ये सतह पर है इसलिए हम इसे कहते हैं सतही जल, सरफेस वाटर। फिर पानी का एक सोर्स होता है स्नो। स्नो यानी बर्फ। जब सर्दी होती है तो पहाड़ों पर क्या गिरती है, बर्फ गिरती है, और जब गर्मियां आती है तो ये जो बर्फ है वो पिघलनी शुरू हो जाती है और पानी जो है ढलान से होते हुए नदियों में और झीलों में चला जाता है। ठीक है, तो इन स्नो के, इस बर्फ के पिघलने से जो पानी मिलता है नदियों को, तो उन नदियों को हम बोलते हैं बर्फीली नदियां। फिर मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे गर्मी आती है, इन रिवर्स में, नदियों में पानी जो होता है उसका फ्लो, उसका बहाव बढ़ता है, क्योंकि गर्मी में ज्यादा जो बर्फ होती है वो गलने लगती है, तो जो नदियां है उसमें पानी भी ज्यादा बढ़ता रहता है। फिर मैंने बताया था कि जो इंडिया है वो क्या है, लैंड ऑफ रिवर्स यानी नदियों का देश है। यहाँ पर बड़ी बड़ी नदियां कौन सी है, नॉर्थ के अंदर यानी उत्तरी भाग में द गंगा, द यमुना, द सतलज, द ब्यास, द चेनाब, ये बड़ी नदियां हैं कहाँ पर, उत्तरी भारत की। और जो साउथ इंडिया यानी दक्षिणी भारत की मेन नदियां कौन है, मुख्य नदियां कौन कौन सी है, कृष्णा, द कावेरी, द महानंदी एंड द गोदावरी। तो ये मुख्य नदियां हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था सॉल्टी वाटर के बारे में। सॉल्टी वाटर क्या होता है, नमकीन पानी, ठीक है, या खारा पानी। और ये कहाँ पर मिलता है, सागर और समुद्रों में। ठीक है, समुद्रों में और महासागरों में ये पानी मिलता है। और ये हमारे दैनिक काम में इस्तेमाल नहीं कर सकते इस पानी को, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, सॉल्ट ज्यादा होता है। फिर मैंने आपको बताया था जो इंडिया है वो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, ईस्ट साइड में यानी पूर्व में ये बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी क्या है, इसमें खूब सारा पानी होता है। ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि बे ऑफ बंगाल क्या है। बे ऑफ बंगाल को हिंदी में कहते हैं बंगाल की खाड़ी, और ये क्या है, इसमें पानी होता है। तो बंगाल की खाड़ी से जो है ईस्ट में ढका हुआ है, साउथ में यानी दक्षिणी हिस्सा जो है वो हिंद महासागर से ढका हुआ है, और पश्चिम में अरब महासागर से भारत जो देश है वो पानी से घिरा हुआ है। फिर मैंने आपको बताया था डैम्स एंड रिजर्वर्स के बारे में। तो डैम का मतलब क्या होता है, बांध। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, पानी को स्टोर कर दिया जाता है और एक बैरियर से उसको रोक दिया जाता है, जिसे हम बांध यानी डैम कहते हैं। तो यहाँ पर डैम का पिक्चर दे रखा है। ठीक है, आप देख सकते हो ये क्या है, डैम है। तो ये जो वाटर होता है, डैम के अंदर जो वाटर होता है, जब वो खूब ऊंचाई से गिरता है तो वो क्या जनरेट करता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। ठीक है, और इस इलेक्ट्रिसिटी को क्या कहा जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। फिर मैंने आपको कैनाल्स के बारे में बताया था, कैनाल्स यानी नहर। फिर लोकल सोर्स ऑफ वाटर,
जैसे कि शहरों के अंदर क्या होता है, नदियों से पानी प्यूरिफाई होकर के, छन करके, साफ होकर के हमारे घरों के अंदर जो नल होती है उससे हमें पीने के लिए पानी मिलता है। बट कुछ गांव ऐसे होते हैं जहाँ पर वो क्या करते हैं, तालाब या फिर नदियों से पानी भर के लेके आते हैं, या फिर जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसको हेड पंप से या ट्यूबवेल से खींचते हैं, या फिर कुओं की मदद से खींचते हैं। पर कुछ गांव ऐसे होते हैं जहाँ पर ना तो नदियां होती है, ना झील होती है, और वहां पर बरसात भी नहीं होती, तो वहां पर सूखा पड़ा होता है। तो उस समय लोग क्या करते हैं, बहुत दूर जा करके पानी भर करके लेके आते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो पानी की महत्वता है उसे समझना चाहिए, और उसे फालतू में ही कभी भी उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो एक बार फिर से मैंने आपको चैप्टर की समरी बता दी है। चैप्टर का नेम था वाटर एज अ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये तो चैप्टर एक बार फिर से हमने देख लिया कि इस चैप्टर में क्या दिया हुआ था। अब बात करते हैं इस चैप्टर के डिफिकल्ट वर्ड्स की। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, न्यू पेज से क्लास वर्क लगाना है, क्योंकि पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 15 वेस्ट डिस्पोजल इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कर लिए थे। आशा करूंगी कि आपने उस चैप्टर के जो है क्वेश्चन आंसर अपनी ईवीएस की नोटबुक में टाइम पर कर लिए होंगे। चैप्टर नंबर 15 का वर्क होने के बाद ही आपको चैप्टर नंबर 18 का वर्क स्टार्ट करना है न्यू पेज से। क्लास वर्क लिखना है, फिर चैप्टर नंबर 18 लिखना है वाटर एज अ नेचुरल रिसोर्स। डिफिकल्ट वर्ड्स हेडिंग है। पहला डिफिकल्ट वर्ड है एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब होता है जरूरी, आवश्यक, महत्वपूर्ण। जैसे कि जो जल है वो हमारे लिए एसेंशियल है, यानी कि महत्वपूर्ण है, जरूरी है। तो एसेंशियल का मतलब क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण या जरूरी। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो सके। तो एसेंशियल का मतलब क्या होगा, जरूरी। उसके बाद नेक्स्ट है अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस का अर्थ होता है भूमि की जो सतह होती है, धरती की जो सतह है उसे हम क्या बोलते हैं, अर्थ सरफेस, यानी धरती की सतह, अर्थ सरफेस। उसके बाद नेक्स्ट है अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर यानी जो जमीन के नीचे पानी होता है उसे हम बोलते हैं अंडरग्राउंड वाटर, यानी कि भूमिगत जल, जो भूमि के अंदर है, धरती के अंदर है। तो अंडरग्राउंड वाटर यानी भूमिगत जल जो जमीन के नीचे है। फिर है सरफेस वाटर। 4th नंबर पर क्या है, सरफेस वाटर। सरफेस वाटर होता है सतही जल, जैसे कि नदियों का पानी, तालाब का पानी, समुद्र का पानी, ये सब क्या है, सरफेस वाटर यानी सतही जल। उसके बाद 5th नंबर पर है स्नो। तो स्नो का मीनिंग होता है बर्फ। स्नो का अर्थ क्या होता है, बर्फ। उसके बाद 6th नंबर पर है टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब होता है तापमान। ठीक है, यानी जैसे कि अभी सर्दी का तापमान टेम्परेचर अलग होता है, गर्मी का अलग होता है, मॉनसून यानी रेनी सीजन का अलग होता है। तो टेम्परेचर क्या होता है, हमारे जो धरती है उसका टेम्परेचर। ठीक है, यानी तापमान। जैसे नेक्स्ट है 7 नंबर पर सॉल्टी वाटर। तो सॉल्टी वाटर को हम कहेंगे खारा पानी। सॉल्टी वाटर को नमकीन पानी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, खारा पानी। खारा क्यों है, क्योंकि इसके अंदर नमक मिला हुआ है। ठीक है, नमक बहुत ज्यादा होता है, बहुत अमाउंट में होता है, इसलिए इसको सॉल्टी वाटर कहते हैं। तो सॉल्ट ज्यादा आता है तो ये खारा हो जाता है, इसलिए इसे हम खारा पानी भी कहते हैं। 8 नंबर पर है इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर। ठीक है, इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर। उसके बाद 9th नंबर पर है बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। और उसके बाद 10 नंबर पर है कैनाल्स। कैनाल्स का मतलब होता है नहर। ठीक है, तो इस तरह से आपके कितने डिफिकल्ट वर्ड्स हो गए, 10। अब ये 10 डिफिकल्ट वर्ड्स आपको यहाँ पर करने हैं, और राइट साइड में एक लाइन खींचकर HW में ये ही डिफिकल्ट वर्ड आपको फिर से लिखने हैं और साथ ही साथ याद भी करने हैं। फर्स्ट है एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब होता है जरूरी, आवश्यक। ठीक है, यहाँ पर मैं जरूरी या फिर महत्वपूर्ण।
उसके बाद अर्थ सरफेस यानी धरती की सतह। तीसरे नंबर पर है अंडरग्राउंड वाटर यानी भूमिगत जल। फोर्थ नंबर पर है सरफेस वाटर यानी सतही जल। फिफ्थ नंबर पर है स्नो यानी कि बर्फ। सिक्स नंबर पर है टेम्परेचर यानी तापमान। सातवें नंबर पर है सॉल्टी वाटर यानी खारा पानी। आठवें नंबर पर है इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर। 9वें नंबर पर है बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। और 10वें नंबर पर है कैनाल्स यानी कि नहर। तो ये तो हो गए हमारे डिफिकल्ट वर्ड्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की। फर्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसके आपको आंसर देने हैं। व्हाट इज अ रेन फीड रिवर? क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है? व्हाट इज अ रेन फीड रिवर? क्वेश्चन नंबर 1 का हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? व्हाट इज अ रेन फीड रिवर? रेन फीड रिवर ऐसी नदियां होती है जिसको जब बरसात होती है तभी पानी मिलता है, ठीक है। यानी हिंदी में हम इसे कह सकते हैं वर्षा आश्रित नदी, यानी ऐसी नदी जो बरसात पर निर्भर करती है, ठीक है। तो इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं वर्षा आश्रित, यानी किस पर आश्रित, यानी किसी पर निर्भर होना। तो ऐसी नदियां जब बरसात होगी तभी उसके अंदर पानी भरेगा। तो जैसे कि चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि नदियों को पानी कहाँ से मिलता है? जब बरसात होती है। अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रेन फीड रिवर? तो इसका आंसर हम किस तरह से देंगे? तो इसका आंसर हम लिखेंगे द रिवर्स विच गेट वाटर when rainfall occurs are rain fed rivers, यानी ऐसी नदियां जब बरसात होती है तब उन्हें पानी मिलता है, तो ऐसी नदियों को हम क्या कहते हैं? रेन फीड रिवर्स, ठीक है। जब बरसात होती है तब उन्हें पानी मिलता है, तो इस नदियों को, ऐसी नदियों को क्या बोला जाता है? रेन फीड रिवर्स। फीड का मतलब होता है भरना, रेन का मतलब बरसात, यानी बरसात से भरने वाली नदियां। तो रेन फीड रिवर का सिंपल मीनिंग क्या हो सकता है? बरसात से भरने वाली नदियां क्या होती है? तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा द रिवर्स विच गेट वाटर व्हेन रेनफॉल ऑकर्स, यानी ऐसी नदियां जब बरसात होती है तब जब बरसात होती है तब उन्हें पानी मिलता है, उन्हें हम रेनफीड रिवर्स कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन इज द फ्लो ऑफ वाटर मोर इन अ रेनफीड रिवर? अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि जो ये बरसात पर निर्भर होने वाली नदियां हैं उसके अंदर पानी का बहाव कब ज्यादा होता है? फ्लो ऑफ वाटर मोर इन अ रेनफेड रिवर, यानी ऐसी नदियां जब बरसात आएगी तब उनके अंदर पानी आएगा, तो ऐसी नदियों के अंदर जो पानी का बहाव है वो कब ज्यादा होता है? वो आंसर हम लिखेंगे फ्लो ऑफ वाटर इज मोर इन अ रेनी सीजन इन अ रेन फीड रिवर्स, यानी बरसात के मौसम में जो पानी का बहाव है वो रेन फीड रिवर्स में ज्यादा होता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, रेन फीड रिवर्स यानी ऐसी नदियां जब बरसात होती है तभी ये नदियां भरती है। तो जब बरसात होगी तो इन नदियों में ज्यादा से ज्यादा पानी आएगा, ज्यादा से ज्यादा पानी आएगा तो इनमें पानी का जो बहाव है, वाटर का जो फ्लो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे? फ्लो ऑफ वाटर इज मोर इन अ रेनी सीजन इन अ रेन फीड रिवर्स, ठीक है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है नेम 2 मेजर रिवर्स ईच ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? नॉर्थ इंडिया यानी उत्तरी भारत और साउथ इंडिया यानी दक्षिणी भारत, वहां पर पाई जाने वाली 2 बड़ी नदियों के नाम लिखने हैं। यानी उत्तरी भारत की 2 बड़ी नदियों के नाम और दक्षिणी भारत की 2 बड़ी बड़ी नदियों के नाम आपको यहाँ पर बताने हैं। तो हमने पढ़ा था जैसे गंगा, द यमुना, द ब्यास, और साउथ इंडिया में क्या पढ़ा था? कावेरी, कृष्णा। तो हम इन्हीं में से जो भी आपको नाम पसंद है वो लिख सकते हो, पर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, यानी उत्तरी भारत की कौन कौन सी नदियां हैं? द गंगा, द यमुना, ठीक है। 2 नदियों का ही नाम पूछा इसलिए 2 के ही लिखे, द गंगा, द यमुना। और रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया यानी दक्षिणी भारत की जो नदियां हैं वो कौन कौन सी हो गई? आर द कृष्णा, द कावेरी, ठीक है। तो कृष्णा नदी और कावेरी नदी कौन सी हो गई? दक्षिणी भारत की। और उत्तरी भारत यानी नॉर्थ इंडिया की कौन सी हो गई? गंगा एंड द यमुना। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4,
नेम द वाटर बॉडीज सराउंडिंग इंडिया। ठीक है, आपको ऐसी वाटर बॉडीज का नाम लिखना है जो किसके आसपास है, इंडिया के आसपास है। वाटर बॉडीज यानी जल स्रोत, जैसे जिसके अंदर क्या है, पानी है। ठीक है, तो आपको ऐसी वाटर बॉडीज का नाम लिखना है जो भारत के आसपास है। तो आंसर हम लिखेंगे वाटर बॉडी सराउंडिंग इंडिया आर, यानी कि भारत के आसपास जो वाटर बॉडी है वो कौन कौन सी है। द बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, इसमें खूब पानी है। इन द ईस्ट, कहां पर है, पूर्व में। ठीक है, भारत के पूर्व में यानी ईस्ट डायरेक्शन के अंदर, ईस्ट डायरेक्शन में क्या है, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। द इंडियन ओशियन इन द साउथ, और दक्षिण में क्या है, द इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर। एंड द अरेबियन सी यानी अरब सागर है, वो कहां पर है, वेस्ट में यानी कि पश्चिमी दिशा में। ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन में अरेबियन सी यानी कि अरब सागर। तो कौन कौन सी वाटर बॉडीज है, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन और अरेबियन सी यानी अरब सागर। तो ये 3 वाटर बॉडीज है जो इंडिया के आसपास है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज अ स्नो फीड रिवर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज अ स्नो फीड रिवर, ये स्नो फीड रिवर क्या होती है। ठीक है, तो स्नो फीड रिवर यानी बर्फीली नदियां, ऐसी नदियां जिनको पानी कब मिलता है, जब बर्फ पिघलती है। ठीक है, जैसे कि रेन फीड रिवर यानी ऐसी नदियां जब बरसात होती है तब उनको पानी मिलता है। वैसे ही स्नो फीड रिवर क्या हो जाएगी, जब जो पहाड़ है उसके ऊपर जो बर्फ गिरी हुई है वो बर्फ गर्मियों के अंदर गलेगी और पानी बन करके नीचे की तरफ ढलान से आएगी, तब उन नदियों को जो बर्फ के पिघलने से पानी मिलता है तो उन नदियों को हम बर्फीली नदियां भी कहते हैं। अब आंसर किस तरह से लिखोगे आप, वो देखो, द रिवर्स विच गेट वाटर बाय मेल्टिंग ऑफ स्नो आर कॉल्ड स्नो फीड रिवर्स, यानी ऐसी नदियां जिनको बर्फ के पिघलने से पानी मिलता है उन्हें स्नो फीड रिवर्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे हम उन्हें, स्नो फीड रिवर्स। ठीक है, तो आज की क्लास में हम 5 क्वेश्चन ही करेंगे प्लस 10 डिफिकल्ट वर्ड्स हो जाएंगे, क्योंकि एक दिन में आप इतना ही कर सकते हो, इसलिए इतने ही क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी। अब एक बार फिर से आज की क्लास में हमने कौन कौन से क्वेश्चंस पढ़े उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको भी एक बार फिर से समझ आ सके। तो आज की क्लास में सबसे पहले हमने डिफिकल्ट वर्ड देखे, मैंने आपको एक बार फिर से बता दिया था डिफिकल्ट वर्ड के बारे में। फर्स्ट है एसेंशियल यानी जरूरी, सेकंड है अर्थ सरफेस यानी धरती की सतह, थर्ड है अंडरग्राउंड वाटर यानी भूमिगत जल, फोर्थ है सरफेस वाटर यानी सतही जल, पांचवा है यानी फिफ्थ है स्नो यानी कि बर्फ, 6 नंबर पर है टेम्परेचर यानी तापमान, 7 नंबर पर है सॉल्टी वाटर यानी खारा पानी, 8 नंबर पर है इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर, 9th नंबर पर है बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, और 10 नंबर पर है कैनाल्स यानी नहर। फिर 1 लाइन मूव करके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इस तरह से आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है व्हाट इज अ रेनफील्ड रिवर, यानी रेनफील्ड रिवर क्या होती है। तो आंसर मैंने बताया, द रिवर विच गेट वाटर व्हेन रेनफॉल ऑकर्स आर रेनफील्ड रिवर्स, ऐसी नदियां जब बरसात होने से उन्हें पानी मिलता है उन नदियों को हम रेनफील्ड रिवर्स कहते हैं। फिर 1 लाइन लीव करके क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन इज द फ्लो ऑफ वाटर मोर इन अ रेनफील्ड रिवर, यानी क्वेश्चन पूछा गया था कि जो रेनफील्ड रिवर्स होती है उसमें पानी का बहाव कब ज्यादा होता है। तो आंसर क्या है, फ्लो ऑफ वाटर इज मोर इन अ रेनी सीजन इन अ रेनफील्ड रिवर, यानी बरसात के समय में रेनफील्ड रिवर में पानी का बहाव ज्यादा होता है। 1 लाइन लीव करके क्वेश्चन नंबर 3 लिखना है, नेम 2 मेजर रिवर्स ईच ऑफ अ नॉर्थ इंडिया एंड अ साउथ इंडिया, आपको नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की 2 बड़ी बड़ी नदियों के नाम लिखने हैं। तो पहले हम कौन सा, नॉर्थ इंडिया की बड़ी मेजर जो रिवर्स है उनका नाम लिखेंगे। रिवर्स ऑफ अ नॉर्थ इंडिया आर द गंगा, द यमुना। ठीक है, और रिवर्स ऑफ अ साउथ इंडिया यानी साउथ इंडिया की रिवर्स जो है कौन कौन सी, आर द कृष्णा, द कावेरी, यानी कृष्णा और कावेरी क्या है, साउथ इंडिया की 2 मेजर रिवर्स हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, नेम द वाटर बॉडीज सराउंडिंग इंडिया, यानी आपको ऐसी वाटर बॉडीज के नाम लिखने हैं, वाटर बॉडीज जिसके अंदर पानी होता है।
ठीक है। वाटर बॉडीज आप सरल शब्दों में क्या समझोगे? वाटर बॉडीज क्या होती है? जिसके अंदर पानी होता है, जैसे बे ऑफ बंगाल है, हिंद महासागर है यानी इंडियन ओशियन, और जो अरेबियन सी यानी अरब सागर, इसके अंदर क्या है? खूब सारा पानी है। तो ये क्या है? वाटर बॉडीज है। अब कौन कौन सी वाटर बॉडीज है जिस जिस जो इंडिया के आसपास है? सराउंडिंग का मतलब क्या होता है? आसपास। ठीक है, आप ध्यान रखना, सराउंडिंग का मतलब क्या होता है? आस पास। यानी भारत के आसपास में कौन सी वाटर बॉडीज है, उनके हमें नाम बताने हैं। तो कौन कौन सी है? वाटर बॉडीज सराउंडिंग इंडिया आर द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, यानी ईस्ट में यानी पूर्व में, पूर्वी दिशा में है बंगाल की खाड़ी। द इंडियन ओशन इन द साउथ, यानी दक्षिण दिशा में है हिंद महासागर। एंड द अरेबियन सी इन द वेस्ट, और पश्चिमी दिशा में है अरब महासागर। उसके बाद वन लाइन लेकर के क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज अ स्नो फीड रिवर, यानी स्नो फीड रिवर क्या होती है? तो आंसर हम लिखेंगे द रिवर्स विच गेट वाटर बाय मेल्टिंग ऑफ स्नो आर कॉल्ड स्नो फीड रिवर्स, यानी ऐसी नदियां जिनको बर्फ पिघलने से पानी मिलता है उन्हें हम स्नो फीड रिवर्स यानी कि बर्फीली नदियां कहते हैं। ठीक है, यानी बर्फ के पिघलने से भरने वाली नदियां। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने 5 क्वेश्चन प्लस डिफिकल्ट वर्ड किए हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम जो बाकी के क्वेश्चन आंसर बच गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।